एवरीवन, वेलकम टू जीआरएफ इतिहास एक्सप्रेस, जहां पे हम रिवाइज करेंगे सारे टॉपिक्स अंडर 10 मिनट्स। अब क्योंकि दिसंबर एग्जामिनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सारे कॉन्सेप्ट्स को 5 to 10 मिनट्स में रिवाइज करो। तो आज इस क्लास में अंडर 10 मिनट्स हम रिवाइज करने वाले हैं द एंटायर पॉलिटी डिबेट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब वी ऑल नो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ट्रेड इतना अच्छा चल रहा था, क्राफ्ट प्रोडक्शन इतना अच्छा हो रहा था। तो रीजन क्या है, क्या कोई है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में रूल कर रहा था? तो चलो देखते हैं द एंटायर डिबेट अंडर 10 मिनट्स। देखो, सबसे पहले जो थ्योरी दी गई है वो स्टुअर्ट पिगॉट और मॉर्टिमर व्हीलर ने दी है। इन्होंने बोला है कि भाई जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर है, एक केंद्रित एम्पायर है, और इसको प्रीस्ट किंग रूल करते थे। अब इन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं। इन्होंने बोला है कि देखो, प्रीस्ट किंग की दो राजधानी थी, मोहनजोदारो और हड़प्पा। ये दोनों राजधानी क्यों है, तो ये एविडेंसेस देते हैं। ये देखते, देखो भाई, पहले तो जो मटीरियलाइजेशन है उसमें यूनिफॉर्मिटी है, वेट्स एंड मेजर्स यूनिफॉर्म है। दूसरा, ये कहते हैं कंपेयर टू अदर साइट्स, यहाँ पे अनाज घर है, ग्रैनरी है, तो राजा ग्रैनरी वही रखेंगे जो उनकी राजधानी होगी फॉर फूड सेफ्टी। उसके अलावा ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ की बिल्डिंग्स को देखोगे तो देख के ऐसा लगता है कि शायद बहुत लेबर फोर्स का इस्तेमाल हुआ होगा। तो कंपेयर टू अदर बिल्डिंग्स, यहाँ पे अर्बन प्लानिंग दिखता है, पब्लिक वर्क बिल्डिंग्स ऐसे हैं जहां लगता है शायद बहुत लेबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। प्लस ये कहते हैं कि देखो, ऐसे कोई हड़प्पन सिविलाइजेशन में वॉर या लड़ाई के एविडेंसेस नहीं मिले, तो लोग सुख शांति से प्रीस्ट किंग के अंदर रहते होंगे जो मोहनजोदारो और हड़प्पा से अपनी राजधानी से रूल करते होंगे। ठीक है। देन सेकेंड आर्ग्यूमेंट है वॉल्टर फेयरसर्विस का, जो कहते हैं कि भाई हड़प्पा जो है ना, वो ना राज्य है ना साम्राज्य है, ना वो स्टेट है ना एम्पायर है। क्यों? तो इन्होंने अपने रीजंस दिए। सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई अगर प्रीस्ट किंग कोई राजा होता तो प्रीस्ट किंग के और एविडेंस मिलते जो कि नहीं है। प्लस ये कहते हैं कि भाई अगर कोई राजा होता तो राजा की कोई कोर्ट होती, कोई कोर्ट ऑफिशियल्स होते, उनके दास होते, स्लेव होते, आर्मी होता। ऐसा किसी भी चीज का हमको एविडेंस नहीं मिला है। फिर इन्होंने बोला कि देखो, जो मोहनजोदारो है ना, वो प्रशासनिक सेंटर नहीं है, सेरेमोनियल सेंटर है, जहां पे शायद लोग ना धार्मिक पर्पसेस के लिए आते होंगे। उसके अलावा आफ्टर सम टाइम ये अपने व्यूज को मॉडिफाई करते हैं। ये कहते हैं कि देखो, हो सकता है किसी तरीके का सेंट्रलाइज कंट्रोल हो, लेकिन ना अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि फोर्स की वजह से लोग एक साथ रहते हैं। तो लोग एक साथ क्यों रहते हैं? इट कुड बी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू धर्म, थ्रू परंपरा, थ्रू ट्रेडिशन। तो ये इनके बिहेवियर का रीजन है, फोर्स नहीं। ठीक है। अब चलते हैं थर्ड थ्योरी की तरफ, जो एससी मलिक देते हैं। एससी मलिक कहते हैं कि भाई देखो, ये चीफ्टन स्टेज है, ये रिश्तेदारी वाले टाइम पीरियड से आगे बढ़ चुका है। ये प्रॉपर एक सिविल स्टेट नहीं है, ये एक बीच का एरिया है जिसको हम कहते हैं चीफडन स्टेज, है ना। और ये कहते हैं क्यों? इन्होंने बोला कि देखो, कोई मॉन्यूमेंट नहीं है। अगर कोई राजा होता तो कोई मॉन्यूमेंट होता, कोई बिल्डिंग होता, है ना, एक परम देवता होते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ना तो ये अभी प्रॉपर रिश्तेदारी टाइज में ये आगे बढ़ चुका है, बट एक प्रॉपर स्थायी मेच्योर अर्बन शहर नहीं है, ये बीच का चीफ्टन स्टेज है। ठीक है। फिर नेक्स्ट थ्योरी देते हैं जिम शैफर। ठीक है। जिम शैफर कहते हैं कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन ना एक तरीके से कोई स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट नहीं है। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था। अब इन्होंने बोला हड़प्पन सिविलाइजेशन कोई सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट क्यों नहीं है यहाँ पे, तो ये अपने रीजंस देते हैं। ये कहते हैं कि देखो, अगर कोई राजा होता तो उनका कोई कब्र होता, ऐसा कुछ एविडेंस नहीं मिला। राजा होते तो महल होता, मंदिर होता। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहते हैं ना कि देखो, अगर राजा होता तो जितने भी एविडेंसेस हमें मिलते हैं, गोल्ड के, सिल्वर के, ज्वेलरी के, ये सब एविडेंसेस हमको सिटाडल में मिलने चाहिए जहां पे राजा रहते थे। बट हमें अलादीनो जैसे छोटे से गांव में भी अनकीमती पत्थर, गोल्ड, सिल्वर मिल रहे हैं। तो उन्होंने बोला अगर राजा रहता तो वेल्थ इक्वल नहीं होता, सामाजिक असमानताएं बहुत ज्यादा दिखती, देखो अभी भी दिखती हैं बिल्डिंग्स वगैरह से। बट अगर राजा होता तो इतना धन दौलत ज्वेलरी सब राजा के पास होते, वहां से मिलता, जो हमें नहीं मिला है। कंपेरेटिवली जो इजिप्ट और मेसोपोटामिया में बहुत क्लियरली दिखता है। तो ये कहते हैं कि कोई सेंट्रलाइज राज्य नहीं है, इट इज जस्ट अ ट्रेड, ट्रेड का नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप था, इसी वजह से आपको स्टैंडर्डाइजेशन दिखती है। फिर आते हैं पौशल। पौशल भी कहते हैं कि देखो भाई, हड़प्पन्स में ना एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट एलिमेंट था, इनको काउंसिल्स रूल करते थे राजाओं की जगह। ठीक है। तो ये पौशल का आर्ग्यूमेंट है कि क्योंकि ट्रेड अच्छा चल रहा था तो यही काउंसिल वाले लोग ही रूल कर रहे थे, कोई राजा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है ना।
फिर लास्ट आते हैं केनोयर। केनोयर ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ना एक कंपटीशन चल रहा था, कंपटीशन अमंग व्यापारी, रिचुअल स्पेशलिस्ट, वो लोग जो पावरफुल हैं, जिनके पास लैंड है, रिसोर्स है, लाइफ स्टॉक है, तो ये ना इनके बीच की लड़ाई है, जो जीत जाता था वो रूल करता था। कैसे? तो इन्होंने बोला अगर आप हड़प्पन सील देखते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली ना बहुत सारे जानवरों के एविडेंसेस मिलेंगे। जैसे सील में यूनिकॉर्न मिलेगा, बेल मिलेगा, हाथी मिलेगा, क्रोकोडाइल मिलेगा, गोट मिलेगा, हेयर मिलेगा। ये कहते हैं हर एक जानवर ना एक क्लैन को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। ये कहते हैं मोस्टली हड़प्पा में हमें यूनिकॉर्न ज्यादा मिलता है, जैसे मोइंजोदारो के 60% सील्स में यूनिकॉर्न है। तो ये कहते हैं कि एक्चुअली ना हो सकता है शायद जो व्यापारी होते हो उनका सिंबल और चिन्ह यूनिकॉर्न हो, तो जब व्यापारी रूल करते होंगे तो यूनिकॉर्न आपको सील में मिलेगा। तो ये कहते हैं कि ये जो जानवर है ना वो अलग अलग क्लान्स के सिंबल है। हो सकता है जब हाथी आपको सील में दिखेगा तो कोई और ग्रुप रूल कर रहा होगा जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। तो ये कहते हैं कि भाई सील्स में अलग अलग एनिमल्स 10 अलग अलग क्लैन को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही क्लैन जो है ये हड़प्पा में रूल करते हैं। तो ये एक तरीके से लड़ाई है अर्बन क्लासेस की, एलीट लोगों के बीच में, जो पावरफुल हैं, जिनके पास रिसोर्सेज है, जो जीतता था वो रूल करता था, और उनका चिन्ह अलग जानवर के रूप में हमको देखने को मिलता था। ठीक है, सो ये है केनोयर का आर्ग्यूमेंट, एंड विद दिस वी एंड द सेशन। अगर आपको डिटेल तरीके से ये टॉपिक पढ़नी है तो मैंने थ्योरी सेशन में बहुत ही डिटेल तरीके से भी समझाया है। दिस इज जस्ट फॉर क्विक रिविजन एग्जाम के 30 डेज पहले, तो इसको जल्दी से देख लो, एंड बाकी सारी क्लासेस को भी फॉलो कर लेना 10 मिनट्स के